Can you believe it? We are going to the moon. जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार मानव के कदम पड़े और जब तक धरती पर इंसानों का वजूद रहेगा तब तक इस तारीख को याद रखा जाएगा जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था। चांद पर खड़े इंसान की तस्वीर सदियों तक हमारे जहन में रहेगी, लेकिन इंसान के चांद तक पहुंचने की कहानी बहुत दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार इंसान चांद पर कैसे पहुंचा था और उसके बाद वापस कैसे आया था? हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं आसान हिंदी भाषा में विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं पहली बार चांद पर इंसान कैसे पहुंचा था। चांद पर इंसान को पहुंचाने के लिए अमेरिका ने जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया था उसका नाम था सैटर्न वी। ये 3 स्टेज वाला एक रॉकेट था जिसमें एक के बाद एक स्टेज शुरू होने थे। इस रॉकेट में कुल वजन 30 लाख किलो था। इस रॉकेट की ऊंचाई 336 फीट थी। इस रॉकेट में 4 कंपोनेंट्स थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। आइए पहले इनको समझते हैं। कमांड मॉड्यूल ये सिर्फ कोन शेप है जो सिर्फ 11 फीट लंबी है और इसका 13 फीट का डायमीटर है। इस कमांड मॉड्यूल के अंदर इंस्ट्रूमेंट पैनल, नेविगेशन गियर, रेडियो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और कुछ छोटे मोटे इंजन जो इसके अंदर थे। इसी के अंदर उस दिन तीनों एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस बैठे थे। इसमें बैठने के लिए तीनों सीढ़ी के माध्यम से पहुंचे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा था सर्विस मॉड्यूल। इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन थी इन तीनों एस्ट्रोनॉट के लिए और इसमें फ्यूल सेल, ऑक्सीजन टैंक, हाइड्रोजन टैंक, हाई गेन एंटेना, वाटर ड्रेन जैसी छोटी मोटी चीजें इसके अंदर थीं। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को अक्सर एक साथ जोड़कर कमांड सर्विस मॉडल बुलाया जाता है, जिसे हम CSM कहते हैं, और ये पूरे मिशन के दौरान एक साथ जुड़े रहते हैं। और जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस लौट रहे होते हैं तब ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तीसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल। इसका काम चांद पर उतरना और इसका काम पूरा होने पर वापस जाकर CSM मॉड्यूल से अटैच हो जाना होता है। चौथा हिस्सा लॉन्च एस्केप सिस्टम। ये मिशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका काम है अगर लॉन्च करते वक्त कोई हादसा हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स को बचाना। अगर रॉकेट लॉन्च के दौरान हादसा हो जाता है या आग लग जाती है तो ये एस्ट्रोनॉट्स को अलग करके उस जगह से दूर ले जाता है। अगर लॉन्च में सब कुछ सही हो जाता है तो इस लॉन्च एस्केप सिस्टम की आगे जरूरत नहीं पड़ती है और इसे इजेक्ट करके फेंक दिया जाता है। 16 जुलाई 1969 को अमेरिका के केप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 ने चंद्रमा के लिए उड़ान भरी। उस वक्त भारत में शाम के 7:02 हो रहे थे। रॉकेट लॉन्च होने के लिए सबसे पहले रॉकेट की पहली स्टेज शुरू हुई और इसने महज 10 मिनट में रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकाल दिया और रॉकेट से पहली स्टेज अलग हो गई। पहली स्टेज अलग होने के बाद दूसरी स्टेज शुरू हुई। इसका काम था पृथ्वी के चक्कर लगाने में सहायता करना। करीब 1.5 चक्कर लगाने के बाद नासा मिशन कंट्रोल की कमांड पर रॉकेट का ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन किया गया। यहां तक पहुंचने में 5 घंटे का समय लगा।
यहाँ दूसरी स्टेज का रॉकेट भी अलग हो गया और रॉकेट की तीसरी स्टेज शुरू हुई। इसका काम था रॉकेट को इस सीधे हाईवे पर आगे चांद तक ले जाना और चांद की ऑर्बिट में ले जाकर छोड़ देना। इसमें इनको लगभग 3 से ज्यादा दिन का समय लगा। 19 जुलाई 1969 को ये यान चांद की कक्षा में पहुंच गया। चांद की कक्षा में पहुंचते ही इस यान का काम था 2 टुकड़ों में बंट जाना। जैसे अभी चंद्रयान 3 मिशन में प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 को चांद तक ले गया और जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच गया, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो गया और अब चांद के चक्कर लगा रहा है। विक्रम लैंडर चांद पर नीचे उतरा है। जैसे चंद्रयान मिशन में जिसको प्रोपल्शन मॉड्यूल बोला जा रहा है, उस समय उसको कमांड मॉड्यूल बोला गया था। चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचते ही कमांड मॉड्यूल लूनार मॉड्यूल से अलग हो गया। माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल के अंदर ही बैठे रहे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन लूनार मॉड्यूल में बैठकर चांद पर उतरने के लिए निकल पड़े। कमांड मॉड्यूल का दूसरा नाम कोलंबिया, जबकि लूनार मॉड्यूल का दूसरा नाम ईगल रखा गया था। जैसे ही ल्यूनार मॉड्यूल चांद की सतह के 150 मीटर पास पहुंचा तो इंजन उनको ऐसी जगह उतार रहा था जहां बहुत बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे थे। ऐसा देखकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने विमान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और विमान को निश्चित स्थान से कुछ दूरी पर लैंड कराने का निश्चय किया और डिसेंट इंजन को स्टार्ट कर दिया, जिससे उसने अपने चारों पांव खोल लिए और धीरे धीरे डिसेंट इंजन 20 जुलाई 1969 रात को 1:47 पर चांद पर उतर गया। इसके बाद दोनों यात्रियों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने थोड़ा रेस्ट किया, खाना खाया, नित्य कार्य किए और फिर अपना स्पेस सूट पहना और चांद पर उतरने के लिए तैयार हो गए। भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:26 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान ईगल से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि मैं अब सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूं और कुछ देर बाद फिर एक आवाज आती है, A small step for man, a giant leap for mankind। यानी इंसान का एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। और इसके साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इतिहास रच दिया और चांद पर उतरने वाले पहले इंसान बन गए। और इसके बाद नासा का अपोलो 11 मिशन चांद पर 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा और इसके वापस लौटने का समय आ गया था। अब जानते हैं 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन और 100 किलोमीटर ऊपर रुके माइकल कॉलिंस चांद से पृथ्वी पर वापस कैसे आए थे। जिस ल्यूनार मॉड्यूल में बैठकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर पहुंचे थे, उसके 2 भाग थे, एक एसेंड पार्ट, दूसरा डेसेंड पार्ट। डेसेंड पार्ट को छोड़कर एसेंड पार्ट को 100 किलोमीटर की उस ऑर्बिट में जाना था जहां कमांड मॉड्यूल पहले से ही चक्कर काट रहा था। लेकिन इसमें समय एकदम करेक्ट होना बेहद आवश्यक था। एसेंड पार्ट के इंजन को तभी फायर करना था जब कमांड मॉड्यूल एसेंड पार्ट के एकदम ऊपर हो, जिससे एसेंड पार्ट आसानी से कमांड मॉड्यूल से जुड़ सके और एसेंड पार्ट को कमांड मॉड्यूल को पकड़ने में ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता ना हो। अपने प्रयोग पूरे करने के बाद अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन एलम में आ गए। अंतरिक्ष यात्रियों के एलम में प्रवेश करने के बाद नासा मिशन कंट्रोल की कमांड पर उन्होंने एलम के इंजन को स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद एसेंड पार्ट डेसेंड पार्ट को नीचे छोड़ ऊपर बढ़ने लगा। क्योंकि अब डेसेंड पार्ट की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसको चांद पर ही छोड़ दिया गया। एसेंड इंजन को इस तरह से बनाया गया था कि वो वजन में काफी हल्का था और चांद के वातावरण से बाहर निकलने का ही थ्रस्ट पैदा कर सके। कमांड मॉड्यूल पहले से चांद के चक्कर लगा रहा था और जैसे ही एसेंड इंजन ऊपर आया,
2.5 चक्कर पूरे करने के बाद एसेंट इंजन कमांड मॉड्यूल से जुड़ गया। कमांड मॉड्यूल पर एक मैग्नेट सिस्टम लगा था जो एसेंट इंजन को पास आने पर अपनी ओर खींच ले, और ऐसा ही हुआ। दोनों के जुड़ने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन कमांड मॉड्यूल में वापस आ गए, और दोनों के वापस आते ही कमांड मॉड्यूल का दरवाजा बंद कर लिया गया और अब एसेंट इंजन की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये भी अब कमांड मॉड्यूल से अलग हो गया और चांद पर गिरकर क्रैश हो गया। चांद के चक्कर लगाते हुए कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के रास्ते पर आ गया। इसमें उसको वापस से करीब 3 दिन का समय लगा, और जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में पहुंचा, कमांड मॉड्यूल का आखिरी हिस्सा भी अलग हो गया और सर्विस मॉड्यूल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। इसको आग से बचाने के लिए इसके नीचे हीट शील्ड लगाई गई थी। जब वो 2 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर आ गया तो पैराशूट के माध्यम से प्रशांत महासागर में 24 जुलाई 1969 को सफल लैंडिंग कर ली। यहाँ पहले से नासा की टीम इनका इंतजार कर रही थी, जिसके बाद जहाजों के माध्यम से उनको नासा के सेंटर लाया गया। 24 जुलाई 1969 को भारतीय समय के अनुसार रात 10:20 पर कोलंबिया अमेरिका के जॉन्सटन द्वीप के पास प्रशांत महासागर में गिरा। वहां उसे एक अमेरिकी जहाज के हेलीकॉप्टर ने उठाया। इस डर से कि चंद्र यात्रियों के साथ कहीं कोई अज्ञात कीटाणु वगैरह ना आ गए हों, उन्हें 17 दिनों तक सबसे अलग थलग क्वारंटीन रखकर उनकी जांच परख की गई। इसके बाद ही वे देश दुनिया के सामने आ सके और अपने अनुभव सुना सके। इस तरह मानव को पृथ्वी के बाहर किसी अन्य जमीन पर ले जाने वाला ये महान अभियान समाप्त हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।